Welcome to Mind Builders. राइट टू एजुकेशन तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, शिक्षा सबका हक होता है। और जब ये शिक्षा एक लग्जरी बन जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है कि हम कोई ऐसा बदलाव लाएं, हमें कोई सपना देखना चाहिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो सपने खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए देखते हैं। आज के हमारे गेस्ट कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने सपना तो देखा लेकिन खुद के लिए नहीं, हजारों लाखों बच्चों के लिए। इन्होंने एक ऐसा स्कूल स्टार्ट किया जो कि बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। इनके स्कूल में शिक्षा बिकती नहीं बल्कि सबका एक हक है। तो प्लीज वेलकम ऑन आवर शो मिस्टर संजय खट्टर। नाम क्या है? माय नेम इज पावनी। पावनी, बड़ा प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में आप? 9th में। वेरी गुड। तो आपको स्कूल आना कैसा लगता है? अच्छा लगता है स्कूल आना, पढ़ाई भी अच्छी होती है और प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे हैं। टीचरें भी अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मेरा साइंस फेवरेट है। बड़े होके क्या बनना चाहोगे? IAS ऑफिसर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका नाम? माय नेम इज ऋषि। Your name is Rishi. Yes. Okay, in which class do you study? क्लास 7 Class 7. Which is your favorite subject? साइंस। Science. And what do you want to become in future? साइंटिस्ट। Scientist. Very good. All the best. Okay, what is your name? यस। Yash. In which class do you study? 7th क्लास। 7th class. Which is your favorite subject? हिंदी। Hindi. And what do you want to become in future? साइंटिस्ट। Scientist. Okay, very good. All the best. What is your name? My name is Harsh. हर्ष। हर्ष, मुझे बताइए आपकी फेवरेट टीचर कौन सी है? भारती मैम। क्या पढ़ाती है? English. इंग्लिश। ओके, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? CA. सीए। वेरी गुड। और इंग्लिश कैसे पढ़ते हो आप? मतलब इंग्लिश में सबसे अच्छा क्या लगता है? English में सबसे अच्छा स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है। स्टोरी पढ़ना अच्छा है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू माइंड मेल्टर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको ये स्कूल अंडर प्रिविलेज बच्चों का स्कूल जो है ये खोलने का कैसे आइडिया आया? मैं अभी सिर्फ 12th ही की थी। मैंने अपने गांव गौची में रहता था, तो 12th करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर बाकी तो सब कुछ ठीक है लेकिन एजुकेशन जो है बच्चों की बहुत ही वीक है। और गांव के अंदर ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग भी कम थे, तो कुछ लोगों ने आग्रह किया कि आप 12th के बाद ही कि क्या आप हमारे बच्चों को थोड़ी सी ट्यूशन वगैरह दे देंगे। तो पैसों का तो अभाव गांव में होता ही है, लेकिन हमारा गांव कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ था। तो उनके आग्रह पर मैंने 8-10 बच्चों को वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। 12वीं में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और कॉरेस्पॉन्डेंस, और मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता गया तो बच्चों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती गई, बहुत अधिक हो गई। और यहाँ तक कि मेरे पास ट्यूशन में ही लगभग 4 से 5 शिफ्टों में 150 से 200 बच्चे ट्यूशन के अंदर ही आने शुरू हो गए। पैसों का तो कुछ ऐसा था ही नहीं, 10 रुपये से 15 रुपये मुझे वो देते थे पर हेड, तो मेरा गुजारा जो है उसमें चल जाता था। कोई ऐसा कोई मतलब बड़ा मेरा कोई टारगेट नहीं था। लेकिन कुछ भाइयों ने ऐसा सुझाव दिया कि इसको आप स्कूल में रूपांतर क्यों नहीं कर देते, भाई बच्चे तो आपके पास हैं ही और आपकी जो है एडवर्टीजमेंट भी अच्छी खासी है गांव के अंदर, तो आप इसको आप स्कूल के रूप में बदल दें। तो वो विचार आया। तो एक हमारे नंबरदार जी हैं गांव के अंदर, जयदेव नंबरदार जी, उनकी 3 कमरों की एक छोटी सी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, तो वो मैंने 200 रुपये पर जो है किराए पर लेकर के वहाँ पर मैंने इसकी आर्य पब्लिक स्कूल की आधारशिला रख दी। और देखते ही देखते वो एक ही वर्ष में पूरी बिल्डिंग भर गई। उसके बाद फिर हमारे मामा हैं वेद प्रकाश आर्य जी, उन्होंने जब देखा कि भाई इस तरीके से बच्चे जो हैं बहुत अधिक उत्साहित हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो वो आर्य समाज के हमारे प्रधान भी थे और समाज सेवी भी थे। तो उन्होंने उनके प्रयास से मुझे एक गांव गौची के अंदर ही छोटा सा प्लॉट मिल गया।
उस प्लॉट के मिलने से जो है भारी तादाद में बच्चों का आना शुरू हो गया। और हमें इस चीज़ की तो परवाह ही नहीं थी कि भी कोई दे रहा है या कोई नहीं दे रहा है, कुछ पैसों का हमारा उसमें कोई ज़्यादा लगाव वाली बात नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई जब आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो तो आपको तो शहर में जाना चाहिए, और शहर में आप काफ़ी प्रोग्रेस करोगे, लोग जो है बहुत अच्छा देते हैं वहाँ पर। लेकिन मैंने कभी, मेरे साथ 1987 में मैंने ये आधारशिला रखी, लगभग आज 40 वर्ष पूरे होने को, 38 वर्ष हो चुके हैं, 40 वर्ष होने को आ रहे हैं। तो मेरे साथ वाले लोग जो हैं कहाँ के कहाँ पहुँच गए। मेरे रावल जी हैं, वो काफ़ी पीछे आए हैं, 2000 या 1998 के करीब आए थे, वो भी 10-12 साल हमारे से बाद में आए थे। लेकिन मैं गांव के अंदर ही रहा। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई आप एक कदम बाहर तो रखो, लेकिन मैंने सबकी बात सुनी, लेकिन अपने मन की करी। और मैं एक ही ब्रांच, गांव के बाद एक ही ब्रांच खोल पाया जो जीवन नगर एरिया में पड़ती थी। तो यहाँ पर भी मैंने देखा सेम कंडीशन थी बच्चों की। लोग बाग जो है ना 2 से 2,500 रुपये कमाते थे। उस कमाई के अंदर ही उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाना है, अपना भी घर चलाना है, किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है। इस तरीके का उनका जो वो था, वो माहौल ऐसा था कि वो उन पैसों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे। और हमने घर घर के जाकर के उन बच्चों को इकट्ठा किया, उन बच्चों को प्रोत्साहित किया कि भाई आप घर में रह कर के आप क्या कर लोगे, आप तो नौकरी पे चले जाते हो, इन बच्चों को आप स्कूल भेज दोगे तो ये कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर ही आएंगे। तो फिर उनको धीरे धीरे पहले कॉपियाँ दी, पेंसिल दी, किताबें दी, तो वो उनमें थोड़ी सी लालच बढ़ी और जागरूकता आई। जब उन्होंने देखा कि भी हमारा बच्चा कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, तो लोगों ने फिर मन से जो है वहाँ पर हमारे स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। तो बचपन से ही आपने एक सेवा का सपना देखा और जी। आपने आज एक स्कूल खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जी। ठीक है, कोई कहाँ से आता है, कोई क्या स्ट्रगल करके आ रहा है। तो ये बच्चे कैसे होते हैं? इनको जिज्ञासा होती है हर चीज को जानने की, या बहुत एनर्जी होती है जिसको चैनलाइज करना पड़ता है, ये बहुत सवाल पूछते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे तो बहुत बच्चे जो है ना मन से दबे से होते हैं। उनको ये लगता है कि ये दुनिया के अंदर जो है ना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो घरेलू एटमॉस्फेयर होता है या आसपास का उनका माहौल होता है, उन्हें केवल ये लगता है कि जैसे एक कुएं के मेंढक की तरह। उनको इतना जब वो स्कूल आते हैं, तो वो स्कूल आने के बाद जब वो देखते हैं कि हम लोग जो है हम लोग भी कुछ बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे माता पिता मजदूरी करते हैं तो हम भी मजदूरी करेंगे। उनको इस चीज का यहाँ पर आने के बाद ही इस चीज का फीलिंग होती है कि वो भी कुछ कर पाएंगे। उनको इस तरह की एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है, इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि वो लोग भी बड़े से बड़े पद पर पहुंचने में समर्थ हैं। क्या सपने होते हैं इन बच्चों के कि बड़े होकर के क्या बनना चाहिए? उनके सपने तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उन सपनों को जगाने की जरूरत होती है। उनको उनकी प्रतिभा के बारे में बताया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है, तभी जो है ना वो उस रास्ते पे चल पाते हैं। अदरवाइज जो है वो इतना उनके अंदर इतना जो है समझ नहीं होती कि हमें किस रास्ते पे जाना है या हमें क्या बनना है, क्या हम बन पाएंगे। ऐसा वो ख्वाब सपने में भी नहीं सोचते कि भाई हम कुछ बन पाएंगे। केवल उन्हें गाइडेंस की जरूरत होती है, बिना गाइडेंस के वो बच्चे नहीं समझ पाते इस बात। जब ये गाइडेंस मिलती है, इनको ये पढ़ाई करते हैं, इन्हें लगता है कि अच्छा ये भी डेजिग्नेशन है, ये भी पोजीशन है दुनिया में, तो क्या इनके सपने होते हैं कि हम भी बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग करें? जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनके अंदर काफी इस बात की जो है जब जानकारी दी जाती है और तरह तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है और इनको
ऐसे लोगों के बारे में भी बताया जाता है जो दिव्यांग हैं। उन दिव्यांग बच्चों की जो है प्रतिभा को उनको दिखाया जाता है कि भाई जब ये दिव्यांग बच्चे इतना आगे बढ़ सकते हैं तो आप लोगों को तो भगवान ने जो है माहौल ही तो आपको वैसा है, अदरवाइज तो भगवान ने आपको हाथ भी दिए, पैर भी दिए, सोचने की शक्ति भी दी है, आंखें भी दी हैं और शरीर भी आपका ठीक ठाक है। तो जब आपके पास शारीरिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ हो तो आप कुछ भी कर सकते हो इस संसार में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सिर्फ पैसे की वजह से आप जो है कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं, बिना पैसे के भी आप सब कुछ कर सकते हो। क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं कि इनकी स्ट्रगल्स जो है ना, इनकी स्ट्रगल तो 24 घंटे चलती है। सुबह स्कूल आने से लेकर के स्कूल से घर जा करके भी इनकी स्ट्रगल जारी रहती है। क्यों? क्योंकि माता और पिता दोनों कामकाजी होते हैं और इस वजह से जो है वो अधिक अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। रात को 8-8 बजे के लगभग ओवर टाइम लगा करके वो लोग आते हैं, क्योंकि उनका जो खाना और खर्चा है वही केवल जो है 12 घंटे की ड्यूटी में पूरा हो पाता है। और अगर वो काम ना करें दोनों माता पिता तो वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। क्यों? आज 8 से 10 हजार उनकी मजदूरी लगभग बन पाती है और 8 से 10 हजार रुपए में केवल पेट ही भर पाता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। उनके लिए फीस निकालना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है। कोई ऐसा बच्चा जो आपके बहुत क्लोज हो या दिन का कोई ऐसा मोमेंट जो आपको एक्चुअली में मोटिवेट करता है कि आज उठ के मुझे उस बच्चे के लिए स्कूल जाना है, या वो मोमेंट होगा कि जब आप बच्चों से मिलते हो, कुछ उनकी कहानियां सुनते हो, कोई ऐसा पल या कोई ऐसा बच्चा जो आपको मोटिवेट करता है? मुझे तो देखो यहाँ का हर बच्चा मोटिवेट करता है और यहाँ के पेरेंट्स की जो बातें हैं वो जब सुनता हूँ तो मैं द्रवित होता हूँ। उनकी घरेलू कंडीशन और उनके जो दैनिक जो है वो किस तरीके से वो निर्वाह करते हैं, इस बात को यदि मैं आपके सामने उनकी व्यथा सुनाऊं तो मेरे हिसाब से आंसू रुकेंगे नहीं आपके लिए। इतना यहाँ पर जो है बहुत ही अधिक कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ, जीना ही मतलब बहुत ही मुश्किल है। एजुकेशन का पॉइंट तो उनके लिए बहुत बाद की बात है। उनका सरवाइव करना, दैनिक जीवन की समस्याओं से लड़ना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सुबह उठते ही उनको पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पानी, एक ही कमरे के अंदर 6-7 लोग रहते हैं और किस तरीके से उनका मकान मालिक से जद्दोजहद रहती है, ये सब बातें जो है ना बहुत ही आदमी को डाउन टू अर्थ कर देती हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हम स्कूल में कैसे भेजें बच्चों को, जब बच्चों का नहाना धोना यही नहीं हो पाता और फिर उनके लिए खाना बनाना, फिर उनके लिए 8 बजे जो है ड्यूटी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए। मतलब एक तरह से रोजाना बहुत ही संघर्ष वाला चैप्टर है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भी उनको हर तरीके से एडजस्टमेंट उनकी करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पास कपड़े नहीं हैं तो भी, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है तो भी, और बैग नहीं है तो भी, और यहाँ तक कि कोई जूतों की भी समस्या, चप्पल की भी समस्या, हर मतलब छोटी छोटी जो माइनर चीज़ें हैं मैं उसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा। मतलब इतनी दिक्कत होती है, बहुत समस्याओं का इनके लिए भंडार है। एक तरह का जीवन ही एक तरह का जो है समस्याओं की पोटरी है। तो जब कोई पेरेंट या बच्चा स्टार्टिंग में आपके पास स्कूल में आया होगा तो उनका एजुकेशन को लेके इतना पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, क्या बाद में जब उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसको काफी सारी चीजें आ रही हैं, तो बच्चों का, पेरेंट्स का, आपका माइंडसेट चेंज हुआ? जी बिल्कुल हुआ। उसके बाद वो लोग जो है उसके लिए, उस बच्चों के लिए, जब वो बच्चा जो है काफी हद तक प्रोग्रेस करता है और देखता है कि भाई हमारे बच्चा इतना
इतना बढ़िया भी पढ़ सकता है, तो वो जो है उसके लिए अच्छे स्कूल की भी अरेंजमेंट करते हैं। हम भी उनको जो है ना राय देते हैं कि भाई अगर आप जो है इसे और बढ़िया स्कूल में ले जाओगे तो ये बच्चा बहुत काम मतलब आपका नाम रोशन करेगा, काफ़ी काबिल निकलेगा। तो ऐसे काफ़ी बच्चे जो है ना हर साल हम 20 से 25 बच्चे जो हैं जो काफ़ी बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं और वहाँ इंटरव्यूज़ में भी उनके लिए काफ़ी कंसेशन पेश करते हैं वो स्कूल कि भाई ये बच्चा जो है हमें आप दे दो, और चाहे हम मतलब इनकी फीस में कंसेशन करें किसी भी तरीके से, वो उनको लेना चाहते हैं हमारे स्कूल में। इस तरीके के जो है बच्चे हम यहाँ पर तैयार करते हैं। तो आपको वो मतलब आपका कोई बच्चा स्कूल का आगे ग्रो कर रहा है, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ। कोई मतलब किस कहाँ से उठा और कहाँ पहुँच गया, तो आपका मन में कैसी खुशी होती है? ऐसे खुशी होती है जैसे एक जो किसान होता है जब अपनी फसल को लहलाते हुए देखता है, जो खुशी उसको प्राप्त होती है, इसी तरीके से हमारे को भी वो खुशी होती है जब हम अपने स्टूडेंट्स को जो है बढ़ते हुए देखते हैं और उनको बहुत प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाते हुए देखते हैं, आते हुए देखते हैं, तो हमारा मन भी इसी तरीके से प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। पढ़ाई के अलावा आपके स्कूल में कौन सी वैल्यूज और बच्चों को दी जाती है? पढ़ाई के अलावा जो है उनको खेलों के बारे में भी जागरूक किया जाता है, योगा में भी उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, उनको सूर्य नमस्कार और जो साइंस की पढ़ाई है उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो इनके क्लास के अनुरूप इनकी जो आवश्यकताएं हैं, वो सारी बड़े से बड़े स्कूल में जो चीज़ अवेलेबल होती है हम उन्हें कोशिश करते हैं उनके अवेलेबल कराने की, और उनको जो एजुकेशन दी जाती है वो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो A1 स्कूल है हमारे फरीदाबाद के उस लेवल की एजुकेशन हम उनको देने की कोशिश होती है हमारी। तो एजुकेशन तो हर बच्चे का हक है, हर बच्चे के लिए जरूरी है। आपके हिसाब से इन बच्चों के लिए एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है कि एक एवरेज बच्चा जो बहुत अच्छे स्कूलों में जाता है उनके तो देखो उनको तो सारी सहूलतें उनको घर से ही मिलती है, और उनके परिवार का जो स्तर होता है वो भी काफ़ी ठीक होता है, जिसकी वजह से जो है उनका बढ़ना और उनका पढ़ना जो है वो संभव है, पॉसिबल है। लेकिन इनके लिए वो चीज़ आवश्यकता है क्योंकि उनके जो परिवार का जो स्तर है वो बहुत ही डाउन होता है, और हमारी ये इच्छा होती है कि जब ये पढ़ लिख करके जाएगा और कुछ बनेगा तो परिवार का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसको आवश्यकता भी है, उनके परिवार का ये सपना भी है। वो तभी जो है इतनी मेहनत वो और 2 घंटे फालतू मेहनत करते हैं कि भाई हमारा ये बच्चा किसी भी तरीके से पढ़ जाए। अब फ्यूचर में आपका क्या ड्रीम है? आप इस स्कूल को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखो जी, मुझे तो लगभग 38 वर्ष हो गए, अब काफ़ी मेहनत कर चुका हूँ। अब आगे जो है आगे की जो रूपरेखा है वो बच्चों को हम सौंप देंगे, और जितना हम हेल्प कर पाएंगे उनकी वो हम हेल्प करेंगे। उनके सपने, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उनका सपना अलग ही है, वो अपने तरीके से इस स्कूल को रन करें, हमारी जो सहायता होगी जो हेल्प होगी हम उन्हें करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पिरेशन मिली। तो बदलाव हर किसी की जिंदगी में जरूरी होता है और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज के एपिसोड में आपको इंस्पायर किया, आप अपने हिस्से का बदलाव कब कर रहे हैं कमेंट्स में लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये माइंड मेल्डर टीम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू।